बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मुजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, इसमें हम लोग ऑसिलेशंस को ही डिस्कस करेंगे। चैप्टर के अंदर हमने ऑसिलेशंस को डिस्कस किया कि ऑसिलेशंस क्या होती हैं, वो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक हो गया। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं और डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। ठीक हो गया। देखिए बच्चों, नाम से ही जाहिर है फ्री ऑसिलेशन का कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर अगर लेट सपोज अगर हम पेंडुलम की एग्जांपल ले लें, तो पेंडुलम जो है तो वो क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है और उसके ऊपर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, और वो उसी कंडीशंस को जिसके जरिए हम लोगों ने उसके अंदर इनिशियल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस की, और वो उसी के साथ जो है तो वो क्या करे, अगर वाइब्रेट करता रहे थ्रू आउट, उसके एम्पलीट्यूड में चेंज ना आए, किसी भी उसके पैरामीटर में चेंज ना आए, तो ऐसी ऑसिलेशंस को बच्चों हम लोग फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस ये जस्ट इनिशियल एग्जांपल्स के तौर पर डिफरेंशिएट कर रहा हूं ताकि आपको फिर टॉपिक समझने में आसानी हो। ठीक है, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन जिसके अंदर हम लोग कंटिन्यूअसली जो है तो एक टाइम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते रहे। ठीक है, सिंपल सी अगर एग्जांपल दूं तो हमारे पास जो झूला होता है, स्विंग जो झूला होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बच्चा बैठ गया, दूसरे बच्चे ने उसको फोर्स अप्लाई की और अब वो ऑसिलेट कर रहा है। जैसे वो अपने मैक्सट्रीम पे पहुंचा, वापस जब आया, जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो आपने दोबारा फोर्स अप्लाई की, तो मतलब कि फिर एक खास टाइम इंटरवल के बाद फिर वो इधर पहुंचा, फिर आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई की। अब ये जो फोर्स बार बार एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद ये जो पीरियोडिक फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, इसकी वजह से अब ये जो ऑसिलेशन हो रही है, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम डैम्पिंग को देखें, तो डैम्पिंग में आप सिंपली, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पेंडुलम को लो, उसको एक्सट्रीम पे लेके जाओ, उसको रिलीज कर दो। अब वो जैसे जैसे ऑसिलेट करेगा तो टाइम के साथ साथ उसके उस एम्पलीट्यूड में चेंज आता जाएगा, चेंज आता जाएगा, और एक टाइम आएगा स्लो होते होते वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें हमारे पास उस ऑसिलेशन को स्टॉप किया गया। किसने स्टॉप किया, एक मीडियम है जो कि उसके ऊपर एक डैम्प फोर्स अप्लाई कर रहा है उस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे चला गया। और ऐसे ऑसिलेशंस को हम लोग डैम्प ऑसिलेशंस कहते हैं, जो कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के जरिए क्या हो रही हैं, स्टॉप हो रही हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम इस तमाम के तमाम तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं फ्री ऑसिलेशंस की तरफ। देखो बच्चों, फ्री ऑसिलेशंस क्या है, free oscillations, a body is said to be executing free oscillation when it oscillates under the influence of restoring force without any external force acting on it। मतलब सिंपल सी बात है, देखें मेरे पास ये पेंडुलम है जो कि अपनी मीन पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, और मैं इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और अब इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, एक रिस्टोरिंग फोर्स है। अब वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको क्या करेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके आएगी ड्यू टू इनर्शिया, कि यहां से आगे निकल आएगा और अपनी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन को हिट करेगा। ठीक है, अब ये इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब ये इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान ये पेंडुलम क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, अब फ्री ऑसिलेशंस ये कब कंसिडर होंगी, कि जब हमारे पास यहां पे नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, नो फ्रिक्शन फोर्स, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो हो तो वो इसके ऊपर अप्लाई ना कर रही हो। तो जब एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है तो क्या होगा, ये पेंडुलम जो कि ऑसिलेट कर रहा है, जो कि एक्सट्रीम पे गया, मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया। अब देखें हमारे पास जिस एंगल के ऊपर हम इस पेंडुलम को लेके जाएंगे ना, एंगल थीटा, ठीक है, उतना ही एंगल थीटा ये अपने दूसरे एक्सट्रीम के साथ भी बनाएगा। मतलब मीन से मैं इसको एक स्पेसिफिक एंगल थीटा के ऊपर लेके गया पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, थीटा बी। ठीक है, अब बात याद रखिए कि ये थीटा बी के ऊपर पड़ा हुआ है ये ऑब्जेक्ट,
जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया मीन पे आया, फिर ये वापस एक्सट्रीम सेकंड एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। कितना मूव करेगा? एग्जैक्टली उतना ही एंगल बनाएगा जितना इसने इनिशियल बनाया था, मतलब थीटा ए जो है वो थीटा बी के एग्जैक्टली इक्वल होगा। ठीक है, अब फ्री ऑसिलेशंस के अंदर इस थीटा की वैल्यू में कभी चेंज नहीं आता। तो थीटा की वैल्यू में चेंज ना आने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ने इनिशियली जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया था इस साइड पे, उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो इस साइड पे भी कवर करेगा और थ्रू आउट उसके इस डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आएगा। दोबारा जब साइकिल रीस्टार्ट होगी तो फिर ये उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, फिर यहाँ पे, फिर एक्सट्रीम पे। तो मतलब कंटिन्यूअसली ये एक सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता रहेगा अराउंड इट्स मीन पोजीशन। ठीक हो गया, ये पॉइंट है हमारे पास फ्री ऑसिलेशंस का। इसमें हमारे पास एक्चुअल में एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये जो पॉइंट है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा आइडियल सिस्टम है जिसमें हमारे पास तमाम की तमाम जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो क्या है, वो जीरो है। तो अब जब तमाम की तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हो तो फिर अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो थ्रू आउट अपने उसी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, कि जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती तब तक उसका मोशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक हो गया, तो इसी तरह ये पेंडुलम भी जो है तो ये अपनी एक्सट्रीम और मीन के दरमियान थ्रू आउट सेम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। समझ आ रही है? अच्छा, अब ये चेंज होगा, अगर लेट सपोज मैं कहता हूं कि अगर ये चेंज हो तो ये किसकी वजह से चेंज होगा, तो सिंपल मैं यहां से इस पॉइंट को यहां पे लिख देता हूं, थीटा ए इक्वल्स टू थीटा बी। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला देखें ना, तो दैट इज 2 पाई अंडर द रूट जी डिवाइडेड बाय एल, सॉरी एल डिवाइडेड बाय जी, एल डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, अब अगर हम यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर द रूट जी डिवाइडेड बाय एल। अब इसमें देखिए 2 पाई भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट, हम कंसीडर कर लेते हैं। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल, क्योंकि लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर हम लोग तमाम की तमाम आइडियल कंडीशंस ले रहे हैं, तो हम लोग इनिशियली जो ये लेंथ लेंगे वो भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी। जो स्ट्रिंग होगी ना तो वो भी हमारे पास इनएक्सटेंसिबल होगी। तो उस कंडीशन में तो ये हमारे पास ऑसिलेट सेम एम्पलीट्यूड के साथ ही करता रहेगा। अगर हम लोग इसकी लेंथ में चेंज लाएं तब इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास किसके ऊपर, इस फ्री ऑसिलेशन के ऊपर। अदरवाइज हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेज हमारे पास क्या है बच्चों, वो तो जीरो है। तो जब एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो है तो हमारे पास ये ऑसिलेशन भी अपनी एक सेम फ्रीक्वेंसी के साथ परफॉर्म होती रहेगी। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। अब इसी के चलते मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ में ये जो है तो इसका प्लस एक्स नॉट है और ये वाला पॉइंट इसका माइनस एक्स नॉट है। ठीक है, अब यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हुई, तो अब एक साइकिल में उसने अपना हाई और लोअर मैक्सिमम पे जो उसने हिट किया है, नेक्स्ट साइकिल में भी सेम उसी पॉइंट के ऊपर ही एम्पलीट्यूड जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हुई, उसके बाद नेक्स्ट में फिर वो सेम उसी एम्पलीट्यूड को ही हिट करेगा। तो मतलब कि फ्री ऑसिलेशंस के अंदर आपके पास एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। ठीक हो गया, मेन पॉइंट एक्सप्लेन करने का ये है, क्योंकि ये जो कि फ्री ऑसिलेशंस है, ऑब्जेक्ट को इनिशियली आपने जितने एंगल पे डिस्प्लेस किया और जिस हाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आप उसको लेके गए और वहां से जैसे ही आपने उसको रिलीज किया तो वो थ्रू आउट उसी एम्पलीट्यूड को फॉलो करता रहेगा कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। और लेट सपोज अगर अप्लाई नहीं हो रही तो उसका मोशन वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसी जो ऑसिलेशंस होती हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो फ्री ऑसिलेशंस होती हैं। ठीक हो गया,
अब इसके बाद बढ़ते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन की तरफ। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है? तो फोर्स्ड ऑसिलेशन को हमने इनिशियली डिस्कस किया कि जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बार बार एक खास टाइम इंटरवल के बाद एक फोर्स अप्लाई करें और वो ऑसिलेट कर रहा हो, और जैसे वो साइकिल कंप्लीट करे फिर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं, फिर वो कंप्लीट करे फिर फोर्स लगाएं, तो इस दौरान ये जो हम बार बार फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स अप्लाई होने की वजह से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, तो अब वो जो ऑसिलेशन है वो परफॉर्म हो रही है। तो ऐसी ऑसिलेशन को हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इफ द एक्सटर्नल फोर्स makes the object to oscillate at its frequency of applied force rather than its natural frequency, then such oscillation are called forced oscillation। मतलब क्या? मतलब ये कि अब पहले जो हम लोगों ने फ्री ऑसिलेशन देखी उसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पे लेके गए, रिलीज किया, अब उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो उसी के राउंड अबाउट जो है तो क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। ठीक है, बट अब फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर क्या होता है कि वो जो पेंडुलम है, लेट सपोज पेंडुलम को मैं एक्सट्रीम पे लाया, रिलीज किया, अब इसने अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी अटेन कर ली। ठीक है, बट मैं हर पॉइंट जैसे वो उस इनिशियल पॉइंट पे आता है मैं उसके ऊपर फिर फोर्स लगाता हूँ, फिर वो साइकिल कंप्लीट करता है, फिर मैं फोर्स लगाता हूँ, फिर साइकिल कंप्लीट करता है। तो अब इसमें ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, अब ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये बार बार ये जो अप्लाई करने वाली फोर्स है ना, इस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वजह से ये पेंडुलम जो है तो ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। दोबारा पॉइंट देखिए कि इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है वो अपनी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है, ना कि वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करे। ठीक हो गया? पॉइंट समझ आ रही होगी। जैसे सिंपल एग्जांपल है, झूला हम देते हैं स्विंग, तो उसके ऊपर हम बार बार फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अब वो स्विंग की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन जो है तो वो हमारे पास इस अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट देखें कि इफ driven frequency is greater or smaller than its natural frequency, then applied wave amplitude will be smaller। अगर हमारे पास ये जो अप्लाइड फोर्स की वजह से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी उस मूविंग ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से या ग्रेटर हो जाए या स्मॉलर हो जाए, तो उस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। बट अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, कौन कौन? ड्रिवन फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो फिर उसका एम्पलीट्यूड जो है तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पास यहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है एक खास टाइम के बाद। ठीक है, यूं। तो अब लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, या इसकी चलिए मैं रियल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई इस पॉइंट के ऊपर। अब क्या होता है, अब देखें जरा स्विंग के ऊपर ही आए, हम स्विंग के ऊपर फोर्स कब अप्लाई करते हैं? कि जब हमारे पास वो जैसे ही स्विंग यहाँ पे पहुंचता है, इस पॉइंट से मैंने उसको रिलीज करना शुरू किया, अब मैं दोबारा फोर्स कब अप्लाई करूंगा? जब वो सेम इसी पॉइंट पे आएगा, फिर मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, फिर वो जब इधर आएगा फिर अप्लाई। अगर उससे पहले हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा कि हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड, अब यहाँ पे देखें इसका एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पे देखें एम्पलीट्यूड क्या है, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, तो हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। बट अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल हो जाएं तो वहां पे एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, वो अपना मैक्स एम्पलीट्यूड कवर करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल में बच्चों क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कंटिन्यूसली एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ऑसिलेशंस को कंटिन्यू रखता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब हम बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है तो वो ऑसिलेट कर रहा है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और उसके ऊपर अब एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हों, और वो एक्सटर्नल फोर्सेस उसकी उस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को स्लोली स्लोली क्या करें, रिड्यूस करती जाएं, और एक पॉइंट आए कि वो ऑब्जेक्ट जो है तो वो क्या हो जाए, अपनी मेन पोजीशन पर आके स्टॉप हो जाए। तो अब ऐसी जो ऑसिलेशंस हैं उनको हम लोग बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। डेफिनेशन पे आए
तो व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज अंडर डैम्पिंग फोर्स, यहां पे देखिए वर्ड यूज हुआ है डैम्पिंग फोर्स। अब डैम्पिंग फोर्सेस क्या है? तो डैम्पिंग फोर्सेस हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कि उस ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शन हो गई, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस हो गई, ये तमाम की तमाम जो फोर्सेस होती हैं। अब देखें, मैं पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आया और रिलीज कर दिया। अब स्लो स्लो वो पेंडुलम जो है तो ऑटोमेटिकली मैंने उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोका नहीं है, वो खुद ही जो है तो वो क्या हो गया, रुक गया। जब वो खुद ही रुक गया तो मुझे क्या फील हुआ कि यहाँ पे इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही थी जिसने इसको डैम कर दिया, ठीक है, जिस ऑसिलेशन को क्या कर दिया, डैम कर दिया। तो वो उन फोर्सेस को फिर हम क्या कहेंगे, डैम्पिंग फोर्स कहेंगे। देन सच ऑसिलेशन आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक हो गया। अब नॉर्मल ग्राफ के जरिए अगर देखें तो ग्राफ के जरिए जो हमारे पास नेचुरल जो होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जब वो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, ये हमने फ्री ऑसिलेशंस के अंदर डिस्कस किया। बट डैम्प्ड ऑसिलेशंस के अंदर क्या होता है, इनिशियली वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक गया, थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी तो अब वो अपने उस मैक्सिमम को हिट नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट साइकिल में एम्पलीट्यूड थोड़ा और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में थोड़ा और ज्यादा, और एक पॉइंट आएगा कि वो वापस स्टॉप हो जाएगा। तो टाइम के साथ साथ हमारे पास एम्पलीट्यूड में क्या आता है, डिक्रीज आता है, और ये एक यूनिफॉर्म डिक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है तो बस ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया, नहीं, ये यूनिफॉर्मली इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है और एक पॉइंट आके वो स्टॉप कर जाता है। ठीक हो गया। तो ऐसी ऑसिलेशंस को बच्चों हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, ठीक है। अब डैम्पिंग फोर्स, तो डैम्पिंग फोर्स मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस जो है तो वो एज अ डैम्पिंग फोर्स वर्क करती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लाइट, हैवी और क्रिटिकल डैम्पिंग, लाइट डैम्पिंग क्या होती है, हैवी डैम्पिंग क्या होती है और क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो लाइट डैम्पिंग के अंदर सेम वही बात, पेंडुलम को एयर रेजिस्टेंस के अंदर, अब मैं इस रूम के अंदर क्या करता हूं, मेरे पास ये रूम है, यहाँ पे मैंने एक पेंडुलम लगा दिया और उसको मैं एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गया और रिलीज कर दिया। अब वो स्लो स्लो ऑसिलेशंस करता करता उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा कि वो अपने इनिशियल पोजीशन पे स्टॉप कर जाएगा। अब ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये लाइट डैम्पिंग है। इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली स्लोली स्लोली जो है तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है। अब हैवी डैम्पिंग क्या होती है, हैवी डैम्पिंग के अंदर सिंपल सा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप क्या करो कि आप उसी पेंडुलम को उठा के एक वाटर टैंक ले लो और उसके अंदर उसको ऑसिलेट करना शुरू कर दो। अब उसमें क्या होगा, वो अपना एक्सट्रीम पे जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे वो वापस मेन की तरफ आता जाएगा तो उसके ऊपर वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इतनी ज्यादा है कि वो उसको दोबारा वो साइकिल कंप्लीट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, और वो ऑब्जेक्ट जो है स्लो स्लो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है, और यहां से आके उसने अब आगे क्या जाना है, अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे जाना है, बट वो नेगेटिव मैक्सिमम पे नहीं जाता और यहीं पे स्टॉप कर जाता है। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर लगने वाली जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा होती है। समझ आ रही है पॉइंट की? दोबारा देखें कि अगर मेरे पास नॉर्मल पेंडुलम है तो पेंडुलम क्या करेगा, पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पे गया, इधर आएगा, फिर दोबारा इस सेकंड एक्सट्रीम पे जाएगा, ठीक है, नॉर्मली तो यही होगा, फिर स्लो स्लो इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाएगा। बट हमारे पास ये जो हैवी डैम्पिंग होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि मैं पेंडुलम को एक्सट्रीम पे लेके गया, जैसे ही मैंने रिलीज किया तो ये स्लो स्लो अपने मीन की तरफ आ रहा है, जैसे इधर पहुंचा तो अब इसने इस तरफ दूसरे सेकंड एक्सट्रीम की तरफ जाना है, बट वो यहाँ पे इस पॉइंट से आगे नहीं जाता बल्कि यहीं पे स्टॉप हो जाता है ड्यू टू हाई डैम्पिंग फोर्स। तो वो उस वजह से जो हमारे पास जो डैम्पिंग होती है उसको हम लोग हैवी डैम्पिंग कहते हैं। ठीक हो गया। और एक आ जाती है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग ये कि वो सडनली जो है तो उसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर दें फोर्स, जैसे कि ये पेंडुलम जैसे ही यहाँ से मूव किया और मैंने आगे हाथ रखा हुआ है, ये यहाँ से आया और टक इधर लग गया और उधर ही स्टॉप हो गया। मतलब कि उसने साइकिल कंप्लीट करना, साइकिल इसमें भी कंप्लीट नहीं होगी, साइकिल इसमें भी कंप्लीट नहीं होगी, बट इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास सिंपल ये वाली एग्जांपल जो मैंने हैंड वाली दी वो आप यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। वो यहाँ पे होगा कि उसने एक हाफ तो कंप्लीट किया बट वहीं पे स्टॉप कर गया, आगे नहीं गया,
और क्रिटिकल के अंदर बहुत मुश्किल से हम उसको लेके आते हैं। और वो मतलब सिंपल सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गाड़ियों की जो शॉक एब्जॉर्बर्स है, ठीक है, उसके अंदर जो स्प्रिंग लगे होते हैं, वो जैसी झटका खाते हैं ब्रेकर से जब गाड़ी गुजरती है तो उसको एक बम्प फील होता है, ठीक हो गया। तो वो क्या होता है कि वो उसके अंदर जो स्प्रिंग होते हैं उनके अंदर क्रिटिकल है, वो ज्यादा जो है तो वाइब्रेट ज्यादा एम्पलीट्यूड के ऊपर ऑसिलेट नहीं करते, वो हल्का सा झटका लगता है और वापस अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं। तो ऐसे जो डैम्पिंग होती है उसको बच्चों हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट अपने एक्सट्रीम पे को डायरेक्टली अपने मीन पे आ गया। ये वाला सीन नहीं है कि थोड़ा स्लोरा टाइम लेके, नहीं, सडनली बस वो एक्सट्रीम पे आ गया और मीन पे आ गया, ठीक हो गया। तो और फिर वो रेस्ट पे भी चला गया। तो ऐसी जो डैम्पिंग होती है बच्चों उसको हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे पॉइंट, छोटे से टॉपिक है, इतना कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, पर तीनों आपके लॉन्ग के इंपॉर्टेंट लिहाज से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शॉर्ट में ये चीजें आ सकती हैं कि डिफरेंस, इनके दरमियान का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के लेक्चर में मैंने कंप्लीट कोशिश की है कि आप लोगों को इनके दरमियान का जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो एक्सप्लेन करो, ठीक है। और मैंने वैसे भी डिफरेंसेस ही एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।